हेलो बच्चों, क्या हाल है तुम सब लोगों के। माइंड मैप सीरीज चल रही है, बहुत सारे चैप्टर्स के रिवीजन चल रहे हैं। बच्चों ने रिवीजन स्टार्ट भी कर दिया है, एग्जाम्स आने वाले हैं। सब लोग बढ़िया तरीके से रिवाइज कर भी रहे होंगे और इस सीरीज का फायदा भी उठा रहे होंगे। कुछ चैप्टर्स तुम लोगों ने किए हैं, कुछ और भी चैप्टर्स हैं जो आगे कराए जाएंगे इस सीरीज के तहत। मुझे ऐसा लगता है कि एक आइडिया जरूर लग रहा है कि किसी भी एक एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव लेवल का एग्जाम है उसके लिए आपको क्या क्या चीजें पहले से तैयार करके जानी है, उनमें से कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे ज्यादा प्रैक्टिस करके जानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जितने भी चैप्टर्स तुम लोग ने किए हैं उन चैप्टर्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन या इंपॉर्टेंट बातें तुमने सीखी हैं वो यही है कि इन चैप्टर्स में कौन कौन से पोर्शंस इंपॉर्टेंट है और उनकी प्रैक्टिस हमें किस तरह से करके जानी। तो आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं और वो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। 12th का एक अच्छा और सिंपल चैप्टर माना जाता है, बच्चों को पसंद भी आता है। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए और उन पर में उन उन टॉपिक्स में किन किन तरह के टॉपिक्स पर ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करनी है, इस बारे में भी तुम्हें इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले जो स्टार्ट करना चाहिए वो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक आइडिया वो तुम्हें दिया जा रहा है जिसमें सबसे पहले हम रिएक्शंस के रेट के बारे में या रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के डिसअपियरेंस या अपीयरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करते हैं, बहुत सिंपल है, फटाफट उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। इनफैक्ट किसी भी ऑर्डर की अगर आप बात करें तो जनरल डिफरेंशियल रेट लॉ को यूज करके आप उस ऑर्डर को एनालाइज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन क्यों ना हो। और उसी में कुछ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो हमारे जेई के सिलेबस में ज्यादा बताई गई है, क्योंकि ज्यादातर सवाल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ही पूछे जाएंगे, तो हमें कुछ ऐसी चीजों को भी एनालाइज करना पड़ेगा जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के सिंपल केसेस या फिर कॉम्प्लेक्स केसेस के अंदर आते हैं। और साथ ही साथ फिर जो आर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी है, बड़ी खूबसूरत थ्योरी है कि रिएक्शन के रेट्स या रिएक्शन का रेट कांस्टेंट टेंपरेचर पर कैसे डिपेंड करता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में इस पूरे केमिकल काइनेटिक्स का जो मेन उद्देश्य है, इस पूरे केमिकल काइनेटिक्स का जो मेन पोर्शन है, दैट इज मैकेनिज्म वेरिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बहुत सारी मैकेनिज्म्स सोची जा सकती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी मैकेनिज्म सही है इस बात को ये चैप्टर ही एनालाइज करके बताता है, एंड दैट इज मैकेनिज्म वेरिफिकेशन। तो हम इस बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शंस के रेट के बारे में बात करेंगे। देखिए, दो तरह के रेट्स डिफाइन किए गए हैं, तुम सबको पता है, एक एवरेज रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट की जहां तक बात है वो डेल्टा से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी अगर किसी भी रिएक्शन का आपको एवरेज रेट निकालना है, सपोज एक रिएक्शन ए से बी में कन्वर्ट हो रही है, तो जो एवरेज निकल के आएगा वो रिएक्टेंट्स के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन में वक्त के साथ क्या चेंज आया, साथ ही साथ वक्त में क्या चेंज आया, इससे आप ए के लिए रेट कैलकुलेट कर लेंगे। और जो बी के बनने का रेट है वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी अगर आप एवरेज रेट की बात करते हैं तो एकदम साफ समझ में आता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर आप एवरेज रेट की बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंट्स के रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो साफ दिखाई दे रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम T1 पर और किसी दूसरे टाइम T2 पर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है C1 और T2 टाइम पर जो भी कॉन्सेंट्रेशन है C2, तो अगर आपको एवरेज रेट कैलकुलेट करना है तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है डेल्टा C बाई डेल्टा T से ये काम किया जा सकता है। लेकिन सर दिक्कत है, डेल्टा C की जो वैल्यू है वो तो निगेटिव आएगी, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो कम होती जाएगी। अब अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो डेल्टा सी तो निगेटिव आएगा, लेकिन रेट के बारे में हमें सब लोगों ने बताया कि वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आपको पहले ही उसके आगे निगेटिव लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा सी के आगे अगर मैं ऑलरेडी नेगेटिव साइन लगा दूं तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इट विल बी द डिसअपियरेंस रेट ऑफ द रिएक्टेंट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन इट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्शन। सिमिलरली इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करें तो प्रोडक्ट के लिए सर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट के लिए ये कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, और अगर प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो ये एक चीज सही है सर कि अब अगर C2 माइनस C1 करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि C2 C1 से बड़ा है। अब ऐसे में आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट के बनने का जो रेट होगा सर वो बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रोडक्ट के जो बनने का रेट होगा वो पॉजिटिव होगा, दैट इज डेल्टा B बाई डेल्टा T, एंड दैट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, बिकॉज इस टाइम मैंने किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे स्टोइकियोमेट्री में चेंज नहीं किया।
जब मैं स्टोशियोमेट्री में चेंज करूंगा तो भी मुझे फर्क पड़ेगा। यानी मैं चीज सबसे पहले जो बताना चाह रहा हूं वो ये, जो एक बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में कि जब कोई भी रिएक्शन लिखी जाती है तो उस रिएक्शन में डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस रेट को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो जो सबसे पहले बात हुई वो है एवरेज रेट की। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट, अगर किसी रिएक्टेंट का किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट कैलकुलेट करना हो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट हमेशा स्लोप से डिफाइन किया जाता है। यानी अगर आप कभी भी सपोज डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की बात कर रहे हैं तो, या डेल्टा बी बाई डेल्टा टी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं तो डेल्टा टी को आपको छोटे से छोटे से छोटे से छोटा लेना पड़ेगा। यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आप रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी से नहीं, वो डीसी बाई डी टी से कैलकुलेट किया जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इट विल बी नेगेटिव एंड विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इट शुड बी पॉजिटिव। बिल्कुल सीधा। यानी एवरेज रेट डेल्टा सी बाई डेल्टा टी से नेगेटिव लगाना है या पॉजिटिव लगाना है वो तुम चेक कर लेना। अगर रिएक्टेंट है तो नेगेटिव लगा देंगे, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव लगा देंगे। और जब आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे तो वही डेल्टा सी बाई डेल्टा टी डीसी बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नेगेटिव लगा रहे हो तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, और अगर पॉजिटिव छोड़ रहे हो तो इसका मतलब प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी वो ये है कि जब आप स्टोशियोमेट्री लेके आते हैं तब क्या होता है। तो जब आप किसी रिएक्शन की स्टोशियोमेट्रीज के साथ बात करते हैं तो बहुत बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि कोई अगर ये पूछे कि ए का क्या हुआ तो आप क्या जवाब देते हैं, ए खर्च हो रहा है। अगर ए खर्च हो रहा है तो ए के खर्च होने का कुछ रेट होगा। हाँ, तो ज्यादातर बच्चे गलती से बोल देते हैं कि ए का जो डिसअपियरेंस रेट है वो -1/m1 डीए बाई डी टी। मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं किसी भी चीज के अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस रेट में स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का कोई रोल नहीं है। कोई आदमी घट रहा है -dx/dt, कोई आदमी बन रहा है +dx/dt, बात खत्म। इसमें 1/m1 1/m2 करने की जरूरत नहीं। तो फिर सर ये 1/m1 1/m2 कहां से आता है? जब आप रिएक्शन के रेट की बात करते हैं। यानी व्हाट इज द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए? द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए इज -da/dt। व्हाट इज द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ बी? इट विल बी -db/dt। व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ सी? अपीयरेंस रेट ऑफ पी? इट विल बी +dp/dt। यानी कहने का मतलब ये हुआ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस रेट्स में इन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का कोई रोल नहीं। लेकिन अगर आप स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के साथ इसको डिफाइन कर रहे हैं कि -1/m1, देखिए आप -1/m1 da/dt अगर आप बोलते हैं तो दिस विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। What is -da/dt? -da/dt is the disappearance rate of A. What is -1/m1 da/dt? It is रेट ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। समझ रहे हो बात को? इसी तरह से बी के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ लिखा जाएगा। पी के रेस्पेक्ट में और क्यू के रेस्पेक्ट में भी रिएक्शन का रेट लिखा जाएगा। और क्योंकि तुम सबको पता है रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट से चलती है, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में वो एक फिक्स रेट से चलती है। ऐसा नहीं है कि ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन तेज चल रही है और बी के रेस्पेक्ट में रिएक्शन धीरे चल रही है, और वो वैल्यू ही यहां से कैलकुलेट की जाती है। सो दिस इज अल्टीमेटली दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। इसे रेट ऑफ रिएक्शन का नाम दिया जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे दी जाए और उस रिएक्शन में रिएक्शन के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के साथ अगर आपको वो रिएक्शन प्रोवाइड कर दी जाए, जैसे कि फटाफट एक बात कर लेता हूं मैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है 2a + 3b gives 4c। What is the disappearance rate of A? The disappearance rate of A is -da/dt, no doubt. What is disappearance rate of B? It will be -db/dt, no doubt. And what is the appearance rate of C? It will be dc/dt. कोई नेगेटिव का साइन नहीं आएगा because this is already positive. So ultimately ये disappearance rate है, ये disappearance rate है, ये भी disappearance rate है। लेकिन क्या ये तीनों बराबर है? नहीं नहीं, बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जिस स्पीड से A खर्च हो रहा है उससे ज्यादा तेजी से B खर्च हो रहा है, क्योंकि जितनी देर में A के 2 मोल खर्च होते हैं उससे ज्यादा तेजी से उतनी देर में बी के 3 मोल खर्च होते हैं। यानी बी का डिसअपीयरेंस ज्यादा तेज है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को आपस में बराबर करना चाहता हूं तो मुझे यहां पर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है। नाउ दिस इज 1/2, this is 1/3 and this is 1/4. Now they are equal and they are what? They are rate of reaction. यानी कहने का मतलब यह हुआ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस रेट के बारे में तो बिल्कुल क्लियर है। इसमें कहीं भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है। अपीयरेंस रेट हमेशा प्लस में dx/dt और डिसअपीयरेंस रेट हमेशा माइनस में dx/dt से एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन अगर आप स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी द अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस रेट, दैट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, और वो हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में सेम हो। क्लियर है ये वाली बात? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को गवर्न करते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, हाँ सर कॉन्सेंट्रेशन, क्यों सर? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, रेट पर असर जरूर देखने को मिलेगा। और कोई फैक्टर? हाँ सर बिल्कुल, टेम्परेचर को कौन भूल सकता है? टेम्परेचर के बढ़ने से सर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। सर इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से भी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता होगा। इसी तरह से कोई और फैक्टर बिल्कुल हो सकता है। सर कैटलिस्ट के बारे में बोला जाता है, कैटलिस्ट एक ऐसा आदमी है जो रिएक्शन को एक नया पाथ प्रोवाइड करता है, एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जनरली पुरानी वाली रिएक्शन से कम होती है और रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देता है। लेकिन कुछ ऐसी भी रिएक्शंस हैं, कुछ यूनिक ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को घटा भी देता है, बट जनरली कैटलिस्ट का काम रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का है। बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट हैं जो यूज किए जाते हैं रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो रिएक्शन को एक नया पाथ प्रोवाइड करते हैं, ऐसा पाथ जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा, सर एक्टिवेशन एनर्जी को कम ना भी किया जाए, हम मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स की एनर्जी इंक्रीज कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए खर्चा करना पड़ता है। कितना बढ़िया है सर टेम्परेचर को मैनेज करना, एक्सट्रीम कंडीशंस पर लेके जाना, उससे बेहतर है आप कैटलिस्ट को यूज करिए। टेम्परेचर भले ही चेंज ना करिए, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भले ही चेंज मत करिए, लेकिन अब उनसे ये कहिए अब उतरा पहाड़ नहीं चढ़ना है, अब छोटे पहाड़ से काम चल जाएगा। यानी जनरली जो हमारे पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं वो रिएक्शन को एक नया पाथ प्रोवाइड करते हैं। पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती, और एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से रिएक्शन अब ज्यादा तेज चलती। कुछ ऐसे कैटलिस्ट हैं जो नेगेटिव कैटलिस्ट हैं, जिसके एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरली डिकम्पोज करती है, उसको सेटल करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम कुछ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रेट को कम कर सकते हैं, और उनके नाम भी तुम्हारे सामने लिखे गए हैं। ग्लिसरीन, यूरिया, एसिनाइड, ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जो नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और क्या चीज रेट को गवर्न करेगी? सरफेस एरिया, बिल्कुल सही है सर, सरफेस एरिया जरूरी है। सर मॉलिक्यूल को किसी भी सॉलिड रिएक्शंस में, कुछ जिसमें सॉलिड का इन्वॉल्वमेंट है, सर आप अगर सॉलिड के साथ किसी की रिएक्शन कराते हैं तो सॉलिड तो एक बड़ा सा पत्थर हो गया सर, उस पत्थर पे चारों तरफ कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन अंदर तो कुछ नहीं हो पाएगा। सर रिएक्शन का रेट कम है बिकॉज सरफेस एरिया, एक्चुअली सरफेस एरिया को बढ़ा देना चाहिए ताकि इफेक्टिवनेस रिएक्शन की इंक्रीज कर जाए। और सरफेस एरिया बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है उस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दीजिए। जितना छोटा टुकड़ा बनाएंगे सरफेस एरिया इंक्रीज करता चला जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। और साथ ही साथ ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको एक्टिवेट या कैटलाइज करने के लिए, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए आपको लाइट की प्रेजेंस की जरूरत पड़ती है। लाइट की प्रेजेंस भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकती है। यानी कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को गवर्न करते हैं। चलिए अब आते हैं काम की बात पे, जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, एंड दैट इज डिफरेंशियल रेट लॉ। ये पूरा चैप्टर इस डिफरेंशियल रेट लॉ के ही चारों तरफ घूमता रहता है, चारों तरफ ये डिफरेंशियल रेट लॉ के घूमता रहता है। डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है? डिफरेंशियल रेट लॉ एक ऐसी इक्वेशन है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को रिलेट करती है रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कभी कभार प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, विद सम अननोन पावर। मुझे उसकी पावर नहीं पता। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सपोज मेरे पास एक रिएक्शन, ये अगर कोई कहे कि इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ लिख के दिखाइए, तो इसका मतलब क्या जानना चाहता है? वो जानना चाहता है इस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ कैसे लिंक करोगे। वो इक्वेशन जो रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ लिंक करके देती है, उसे डिफरेंशियल रेट लॉ कहा जाता है। तो मैंने रिएक्शन के रेट को रिलेट कर दिया, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू के, दैट इज सम कांस्टेंट a की पावर x एंड b की पावर y। व्हाट इज x एंड y? सर x एंड y हमें नहीं पता, x और y अननोन है। सर ये बिल्कुल अननोन है, मुझे नहीं पता x और y की वैल्यू क्या है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी कभी आप रिएक्शन के डिफरेंशियल रेट लॉ की बात करते हैं, तो डिफरेंशियल रेट लॉ को लिखते वक्त आप रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के साथ लिंक करते हैं विद सम अननोन पावर्स। हमें उन पावर्स का कोई आइडिया नहीं है, उन्हीं पावर्स को ही हम डिफाइन करने जा रहे हैं, और वो ये। यानी अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन थी, इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ आपने ये लिख दिया, तो इसमें जो x आपने मेंशन किया है, दिस इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। व्हाट इज y? दिस इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। सिमिलरली व्हाट इज x प्लस y? दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सर ये ऑर्डर क्या होता है?
तो ऑर्डर कहां से बीच में आ गया? ऑर्डर का मतलब है इन्वॉल्वमेंट, यानी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में इन रिएक्टेंट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है ये प्रिडिक्ट करना। तो ये तो बड़ा आसान है सर, आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं देता, इन्वॉल्वमेंट ए और बी है ना? बिल्कुल नहीं, ए और बी तब है जब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो बिल्कुल क्लियर है, इफ इट इज एन एलिमेंट्री स्टेप बिल्कुल साफ दिखता है, ए का ए, बी के बी लोग आकर टक्कर मारेंगे, एक ही स्टेप है और कुछ नहीं हो सकता, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी। तो ए का ए मोल आएंगे, बी के बी मोल आएंगे, ए का एक ए मॉलिक्यूल और बी के बी मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर मार के प्रोडक्ट बना देंगे, क्योंकि एक ही स्टेप में सब कुछ करना है। नाउ द इन्वॉल्वमेंट इज क्लियर, if it is elementary step the involvement is clear, the involvement is A and B, so the power will be A and B if it is elementary। समझो बात को, यानी ये जो x और y आपने ऊपर चढ़ाया है ये अननोन है। क्यों? क्योंकि आपको ये इन्वॉल्वमेंट का आइडिया ही नहीं है कि A इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में A और B का इन्वॉल्वमेंट क्या है। अगर आपको ये पता होता कि इनका इन्वॉल्वमेंट क्या है तो आप पावर में उनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चढ़ा सकते थे, जो कि आप सिंगल स्टेप रिएक्शंस में कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, मान लीजिए ये रिएक्शन। अब अगर आप इस रिएक्शन के लिए पूछते हैं कि डिफरेंशियल रेट लॉ लिख के दिखाइए, तो अगर ये रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इफ इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, जिसे आप एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोल सकते हैं, तो अगर ये मेरी एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मैं बहुत साफ हूं इस बात को कहने में कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो k इंटू ए रेस टू पावर 1 इंटू बी रेस टू पावर 1 से निकाला जाएगा। वाई? बिकॉज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1। सर ये कैसे पता चला कि आपने पावर 1 चढ़ा दी? अभी तो आप कह रहे थे आपको इन्वॉल्वमेंट पता ही नहीं है। मुझे यहां पता है, बिकॉज दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब होना ही है, एक बार में ही होना है। तो ऐसे में एक आदमी बी के एक आदमी के साथ टक्कर मारेगा ही मारेगा। अगर एक ही स्टेप में करना है तो ऐसा होगा ही होगा। यानी आपको ए और बी का इन्वॉल्वमेंट समझ में आता है, 1 and 1, so the power will be 1 and 1। What will be the order of the reaction? 1 plus 1 2। What is the molecularity of the reaction? 1 plus 1 2। यानी कहने का मतलब यह हुआ सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए जो भी मॉलिक्युलैरिटी होती वही उस रिएक्शन का ऑर्डर होती। बात खत्म। यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन की जो मॉलिक्युलैरिटी है वही उस रिएक्शन का ऑर्डर भी बन जाती। चलिए ठीक है, लेकिन सर अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन ना होती बड़ी दिक्कत हो जाती। कैसे? अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन ना होती तो ऐसे में बड़ी दिक्कत ये होती, तब ये रिएक्शन होती A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। Now this is not a single step reaction. If it is not a single step reaction, it will be a net chemical equation। और अगर ये नेट केमिकल इक्वेशन है तो क्या करना है? अगर ये नेट केमिकल इक्वेशन है तो अब आप इसका जब डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ बनेगा रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ए रेस टू पावर ए इनटू बी रेस टू पावर बी। अब ये ए और बी कहां से आ गए? अब आपने 1 और 1 क्यों नहीं लिखा? इसलिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ए और बी का आपस में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में क्या इन्वॉल्वमेंट है। क्यों पता है सर? यहां पावर 1 और 1 नहीं दिख रही, स्टोइचियोमेट्रिक दिख तो रहा, लेकिन मुझे ये डाउट है कि ए का एक आदमी बी के एक आदमी के साथ टक्कर मारता भी है या नहीं मारता। मुझे पता ही नहीं है। क्यों सर? हो तो रहा है रिएक्शन ना, ये एलिमेंट्री स्टेप नहीं, ये नेट इक्वेशन है। और नेट इक्वेशन जैसी दिखती है वैसी हो ये जरूरी नहीं। क्या मतलब इस बात का? हो सकता है ए ने कभी बी से टक्कर ही ना मारी हो तो भी प्रोडक्ट बन रहा है। सर ये तो हो ही नहीं सकता, ए और बी अगर आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अरे भाई प्रोडक्ट बन सकता है अगर ये नेट केमिकल इक्वेशन है। देखो कैसे ये पॉसिबल है। कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है ए से टक्कर मारकर ए स्टार बना दे, बी से टक्कर मार के बी स्टार बना दे, और ए स्टार और बी स्टार आपस में जुड़कर प्रोडक्ट बना दे। क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। और इन सबको जोड़कर आपकी नेट इक्वेशन तैयार हो रही है। अब बताइए अगर नेट इक्वेशन तैयार हो रही है तो क्या कभी ए ने बी से टक्कर मारी? कभी नहीं मारी। और जब मारी नहीं तो ऐसे में सर ए और इन्वॉल्वमेंट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ए का एक आदमी बी के एक आदमी के साथ टक्कर मारकर प्रोडक्ट बनाएगा। ये सिंगल स्टेप में हो सकता है सर, नेट इक्वेशन में बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए नेट इक्वेशन के लिए क्या कहा जाता है? नेट इक्वेशन के लिए कहा जाता है जो भी इनकी पावर्स हैं वो अननोन्स हैं और वो इस रिएक्शन का नेट ऑर्डर है। अगर इस नेट ऑर्डर की बात करें तो इस रिएक्शन का नेट ऑर्डर A प्लस बी होगा, जिसको आप कभी भी देखकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यह एक्सपेरिमेंटली ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है या मैकेनिज्म्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आप कभी भी किसी नेट केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे।
क्लियर है? हाँ, अगर फिर भी वो कहे कि मुझे इसका ऑर्डर बताइए, तो आप समझ लीजिएगा कि वो एलिमेंट्री स्टेप की बात कर रहा है, और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो भी मॉलिक्युलरिटी होती है 1+1 दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप जैसी दिखती हैं वैसी होती हैं, लेकिन नेट रिएक्शन जैसी दिखती हैं वैसी हो रही हो ये जरूरी नहीं। हमें ऐसा लगता है ए और बी टक्कर मार रहे हैं, जबकि पता क्या चला कि ए और बी ने तो कभी टक्कर ही नहीं मारी, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर ए बी कभी टक्कर ही नहीं मारेगा तो ऐसे में आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में ए और बी का इन्वॉल्वमेंट 1 and 1 है। तो आप पावर में अननोन चढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 और 1 सिर्फ तभी चढ़ा सकते थे जब वो नेट केमिकल इक्वेशन ना होकर एलिमेंट्री स्टेप। क्लियर है ये वाली बात? चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और नेट ऑर्डर की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। बहुत आसान है सर, आपको कैसे पता कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है? सर एक चीज क्लियर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी एलिमेंट्री नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर वो एलिमेंट्री हुई तो उनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट उनका ऑर्डर बन जाएगी। सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो भी मॉलिक्युलरिटी है वही ऑर्डर है, तो सर वो तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता ना। मॉलिक्युलरिटी थी ना कभी जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन कभी भी हमारी सिंगल जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शंस नहीं हो। चलिए ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है? अरे भाई कोई भी रिएक्शन दे दो, अगर वो जीरो ऑर्डर है तो बात खत्म हो गई ना। वो तो नेट रिएक्शन ही होगी, एलिमेंट्री तो वो कभी हो ही नहीं सकती। तो अगर किसी सवाल में मुझे इस तरह करके रेट लॉ दे दिया जाए कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर जीरो, तो सर ये साफ दिखाई देता है, इस डिफरेंशियल रेट लॉ को देखकर दिखाई देता है, क्योंकि आपने ए की पावर जीरो लगा रखी है, इसका मतलब ये सिंगल स्टेप, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ही हो। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बड़ी यूनिक रिएक्शंस होती हैं, बड़ी स्पेसिफिक जगहों पर देखने को मिलती हैं, और वो साफ साफ ये कुछ एग्जांपल्स हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो पूछा भी जा चुका है, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जा सकता है जिसमें ये गैस का एड्सॉर्प्शन सॉलिड सरफेस पर करते हैं, किसी मेटल सरफेस पे करते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो उस केस में इस रिएक्शन का ऑर्डर बदल जाता है। बट लो प्रेशर रीजन में तो ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करती है, लेकिन हाई प्रेशर रीजन में गैस का एड्सॉर्प्शन उस मेटालिक सरफेस पर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। क्या रीजन है इसका? जब गैस का प्रेशर लो लिया जाता है तो उस टाइम पर प्रेशर कम है, तो सरफेस एरिया, मेटालिक सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, एड्सॉर्प्शन का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ रहे बात को? सो रेट इज डायरेक्टली लिंक विद द कंसंट्रेशन, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम। ठीक, लेकिन अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो सारी गैस फटाक से उस सरफेस को कवर कर देती, और जब एक बार वो फटाफट सरफेस कवर हो जाएगी तो अब सरफेस एरिया से रेट के उस गैस के एब्जॉर्प्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब अब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया से आप इंडिपेंडेंट हो गए तो आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेंगे। तो लो प्रेशर रीजन में आप गैस का एब्जॉर्प्शन मेटालिक सरफेस पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और हाई प्रेशर रीजन में गैस का एब्जॉर्प्शन मेटालिक सरफेस पर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मुझे सपोज कुछ कर्व्स के बारे में बात करनी हो, तो जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले कोई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात की, ए गिव्स प्रोडक्ट। अब मुझे कैसे पता चला कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है? क्योंकि उस बंदे ने मुझे रेट लॉ दे रखा है, k इंटू ए रेज टू पावर जीरो। नाउ दिस इज अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। कैसे पता चला? सर ए की पावर जीरो है ना, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। हमें कैसे पता चलेगा सर? हमने कोई याद थोड़ी ना कर रखा है, ये तो सवाल वाले को बताना पड़ेगा कि दिस रिएक्शन फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब अगर ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है तो फटाफट इस रिएक्शन को एनालाइज करके देखते हैं। जैसे ही डिफरेंशियल रेट लॉ लिखोगे, उसको इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करके आप इस पूरी रिएक्शन के एनालिसिस कर सकते हैं, और यही इस पूरे चैप्टर का मेन क्रक्स है। आप इसका डिफरेंशियल रेट लॉ दे रखा है, ये डिफरेंशियल रेट लॉ जो दिया गया है आप इसको इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करिए। कैसे? सर व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन? यही तो होता है डिफरेंशियल रेट लॉ। रेट रिएक्शन का रिलेट कर रहे हैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन? अरे सर दिखाई नहीं दे रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज माइनस डीए बाई डी टी, अभी तो बात हुई थी। नाउ दिस इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर जीरो। आप फटाफट इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये बन जाएगा ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ये है हमारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की रिलेशन। इस रिलेशन को देखकर आप तमाम चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। कब ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी, यानी एटी को जीरो करना है। व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट इज इनिशियल। व्हाट इज एटी? एटी इज द लेफ्ट। समझे बात?
एटी बचा हुआ अमाउंट है और ए नॉट हमारा इनिशियल अमाउंट है। तो अगर मैं ये कहूं कि रिएक्शन कब खत्म हो जाएगी, तो एटी को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि बचा हुआ अमाउंट जीरो हो जाएगा। एटी को जीरो करोगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नॉट बाई के। यानी 100% अगर आप कंप्लीशन टाइम निकालना चाहते हैं तो 100% कंप्लीशन टाइम हमेशा ए नॉट बाई के बराबर होगा। अगर आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एटी की वैल्यू ए नॉट बाई टू रख दीजिए, उससे उसकी हाफ लाइफ निकल आएगी। यानी अगर आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टी 50% की वैल्यू ए नॉट बाई टू के बराबर निकल आई। आप कितने भी टाइम के बारे में किसी भी टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी देर में 40% हो जाएगा, कितनी देर में 100% हो जाएगा, कितनी देर में 80% हो जाएगा। सर एटी की वैल्यू पुट करते रहिए, फटाफट टाइम निकालते रहिए, खेल खत्म, कहां झंझट में पड़े हैं। और अगर आप ग्राफ की बात करते हैं तो कोई डाउट नहीं है, सर ए नॉट माइनस ए, दिस इज ए, हमने उसको ए ले लिया, दिस ए नॉट माइनस ए टी एंड टी, देख लीजिए ए नॉट माइनस ए टी और टी का कर्व एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी, जिसका स्लोप के बराबर होना चाहिए। सो दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कर्व, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स वाला कर्व। यहां पर बात करते हैं, यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में अगर आप सीटी और टी का कर्व खींचते हैं, ये इंपॉर्टेंट कर्व है, सीटी और टी का कर्व खींचते हैं, बताइए कैसे निकल के आएगा। दिस इज सीटी और ये टी का कर्व कैसे बनेगा। सर इस केस में भी ये कर्व भी एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगा, और इस स्ट्रेट लाइन में जो हमारा स्लोप निकल के आएगा वो माइनस के निकल के आएगा। टी इज इक्वल टू जीरो पर सी टी की वैल्यू सी नॉट के बराबर होगी, क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो पर तो बचा हुआ अमाउंट पूरा का पूरा होगा। यानी ये टी इज इक्वल टू जीरो पर कर्व सी नॉट को कट करेगा, और कौन सा टाइम ऐसा होगा जिस टाइम पर ये कर्व वाई एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये वो टाइम होगा जहां पर सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सी की वैल्यू जीरो होने का मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यानी ये कर्व दे रखा है, इस कर्व में दिस पॉइंट इज सी नॉट बाई के एंड दिस पॉइंट इज सी। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे जेई के पेपर में इस तरह का कोई कर्व बना के आपसे सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। वो दोनों पॉइंट्स लोकेट कर देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा। जिसको ये पता है कि ऊपर वाली वैल्यू ए नॉट के बराबर और नीचे वाली वैल्यू ए नॉट बाई के बराबर होती है, वही रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट कर पाए। क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं रेट का कर्व खींचता हूं, बहुत ही आसान है। रेट का कर्व अगर आप टाइम के साथ खींचें तो सर आप तो पहले ही बता चुके हैं, रेट का के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, रेट हमेशा के बराबर ही रहेगा एंड दैट इज कांस्टेंट। तो बिल्कुल साफ समझ में आता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी तो आपके सामने। यानी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में कुछ खास डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सीधी सी रिएक्शन है जिसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी से डिफाइन किया गया है, जिसका फुल टाइम ए नॉट बाई के और जिसका हाफ लाइफ ए नॉट बाई टू के से निकाली जाती है। ये एक ऐसी रिएक्शन है जो कांस्टेंट रेट से चलती है, कांस्टेंट रेट से चलते 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 खत्म हो जाती है, खेल खत्म। इसका इस रिएक्शन के रेट का इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन हाफ लाइफ का लेना देना है। हाफ लाइफ ज्यादा होगी अगर ए नॉट बड़ा होगा, हाफ लाइफ कम होगी अगर ए नॉट छोटा होगा। यानी हाफ लाइफ के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो यह चीज क्लियर है कि दिस टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, इसमें कोई शक नहीं है। ए नॉट की वैल्यू बढ़ाने से टी हाफ की वैल्यू बढ़ेगी, ए नॉट की वैल्यू घटाने से टी हाफ की वैल्यू घटेगी, लेकिन रेट उसका ए नॉट से कोई लेना देना नहीं है। रेट रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन रेट कांस्टेंट। क्लियर की बात करते हैं इसी में। अगर मैं जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि अगर आप 100% की बात करते हैं तो जो टी 100% निकल के आएगा वो ए नॉट बाई के से निकल के आएगा। जब आप हाफ लाइफ की बात करेंगे तो हाफ लाइफ ए नॉट बाई टू के से निकाली जाएगी। इसी तरह से आप कोई भी चीज 40%, 80%, 75% इनको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पोर्शन पे, दैट इज आवर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या कहती है सर, बड़ा आसान है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर कोई रिएक्शन आपको दे रखी है, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आपको पक्का डिफरेंशियल रेट लॉ दिया गया है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू पावर वन। ये कैसे पता, क्योंकि आप बता रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, सो दिस विल बी द डिफरेंशियल रेट लॉ। जब आप इसको इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। और ये जो एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, ये एक्सप्रेशन ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को आप टाइम उस रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट और उस रिएक्टेंट के बचे हुए अमाउंट के साथ कैसे लिंक करते हैं। ये आपका ए है जिसको आप इनिशियल बोल सकते हैं, ये आपका ए माइनस एक्स है जिसको आप लेफ्ट अमाउंट बोल सकते हैं, और ये वो टाइम है जितने टाइम में ये अमाउंट आपका बचा हुआ है। यानी रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए इस रिएक्शन को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, इस डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट कर देंगे, और इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करके आप के की वैल्यू टी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब इसी में जो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आती है वो ये कि जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो के का एक्सप्रेशन है उस के एक्सप्रेशन में अगर आप फुल लाइफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको ये पता चलेगा ये फुल लाइफ कभी कैलकुलेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कभी खत्म ही नहीं होती होगी, क्योंकि उसके लिए सीटी को जीरो करना पड़ेगा और सीटी जीरो हो नहीं सकता बिकॉज लॉग का एक्सप्रेशन आपने देखा। तो ऐसे में क्या बोला जाता है, टी 100% जो है वो एक इनफाइनाइट टाइम, यानी 100% जैसा तो कुछ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में दिखाई देता ही नहीं होगा। हाँ, हाफ लाइफ की बात करते हैं तो मुझे समझ में आता है, बिकॉज फॉर हाफ लाइफ सीटी विल बी सी नॉट बाई टू, यानी हाफ लाइफ के लिए सीटी की वैल्यू सी नॉट बाई टू के बराबर होगी, और अगर सीटी सी नॉट बाई टू है यानी बचा हुआ अमाउंट इनिशियल अमाउंट का आधा, तो लॉग की वैल्यू टू में चली जाएगी, तो दैट विल बी लॉग टू। तो उसको सॉल्व करके आपको हाफ लाइफ का पता चलता है, और किसी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो हाफ लाइफ है वो ln 2 बाई के या 0.693 बाई के से डिफाइन की जाएगी, जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं। वहां था जीरो ऑर्डर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टी आपके साथ लिंक थी, यहां नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आप इतना लेंगे तो 10 मिनट बाद आधा हो जाएगा, इतना लेंगे तो ये 10 मिनट बाद आधा हो जाएगा, इतना लेंगे तो ये 10 मिनट बाद आधा हो जाएगा, यानी कोई भी अमाउंट लो उसको आधा होने में 10 मिनट ही लगेंगे, इसलिए इनिशियल अमाउंट उसके हाफ लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं, कुछ केसेस बनाते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट और सवाल पूछे भी जा चुके हैं, पूछे भी जा सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड अगर केसेस की बात करें तो उनमें जो सबसे पहला केस बन रहा है बिल्कुल सीधा, एक गैस डिकम्पोज कर रही है एक से ज्यादा गैसेस में, ये रिएक्शन लिखी गई है और इस रिएक्शन को देखकर ये बताया गया है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि इनिशियल पार्शियल प्रेशर ए का पी नॉट है और आफ्टर टाइम टी इट इज पीटी, तो आप इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करके दिखाइए। बहुत ही आसान है, अगर t इज इक्वल टू जीरो पर, यानी जो रिएक्शन आपको दे रखी है वो रिएक्शन है a गिव्स b प्लस सी, t इज इक्वल टू जीरो पर इसका प्रेशर p नॉट दे रखा है, ये दोनों जीरो होंगे। t इज इक्वल टू टी टाइम पर ये p नॉट से चेंज होकर pt हो जाएगा, इनकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ चेंज कर जाएगी, और मुझे a का ही इनिशियल और a का ही बचा हुआ प्रेशर चाहिए। सब लोग इस बात का ध्यान देना, मुझे a का ही इनिशियल चाहिए, क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल बाय फाइनल, इनिशियल ए नॉट यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इस बार प्रेशर से लिंक है, क्योंकि कंसेंट्रेशन चेंज होगी तो प्रेशर भी चेंज होगा, तो इसका मतलब ये हुआ आप कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर को भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पर जो भी प्रेशर है ए का वही उसकी इनिशियल अमाउंट से लिंक होगा, सो यहां पर ए नॉट की जगह क्या रख दिया जाएगा, ए नॉट की जगह पीटी, और ए का बचा हुआ प्रेशर कितना है, ए का बचा हुआ प्रेशर भी इस बार टी टाइम के बाद पीटी दे रखा है, तो सीधे सीधे एटी की जगह पीटी रख देंगे। सवाल में सारी वैल्यूज गिवन है, रेट कांस्टेंट का खूबसूरत एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा। हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल आएगा जिसमें साफ दिखाई देता कि k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बाई पीटी। अच्छा सर, ये तो बड़ा सीधा केस है ना, ए का इनिशियल दे रखा है, ए का बचा हुआ दे रखा है, सीधे सीधे लॉग के अंदर आपने डाल दिया। दूसरा केस करते हैं जिसमें डायरेक्टली गिवन नहीं है। क्या नहीं गिवन है सर? इस बार जो प्रेशर दे रखा है वो टोटल प्रेशर दे रखा है जीरो टाइम पर, और टोटल प्रेशर दे रखा है टी टाइम के, ए का नहीं है सर टोटल प्रेशर। ओफो, तो टोटल प्रेशर जीरो टाइम पर किसका है? जीरो टाइम पर तो यही होगा ना, तो इसका मतलब जो भी टोटल प्रेशर जीरो टाइम पे दे रखा है वो तो ए का, लेकिन जीरो टाइम के बाद जो टी टाइम का टोटल प्रेशर दे रखा है उसमें ए का भी हाथ होगा, बी का भी हाथ होगा और सी का भी हाथ होगा। इसका मतलब ये हुआ सर अब आपको ए का बचा हुआ प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी ए जो है अगर वो बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो पर जो भी इनिशियल प्रेशर है टोटल वो ए का प्रेशर होगा, ये दोनों जीरो होंगे, थोड़ी देर बाद इसका प्रेशर घटकर पी नॉट माइनस एक्स और इनका बढ़कर एक्स और एक्स हो जाएगा। तो अब बताइए जरा टोटल प्रेशर कितना है टी टाइम के बाद? टोटल प्रेशर है मेरा पी नॉट प्लस एक्स, और वो दिया कितना गया है? पीटी। इससे एक्स की वैल्यू क्या आ गई? पीटी माइनस पी नॉट। लेकिन सर मुझे एक्स नहीं चाहिए, मुझे तो ए का बचा हुआ प्रेशर चाहिए। व्हाट इज ए का बचा हुआ प्रेशर? पी नॉट माइनस एक्स। मुझे सवाल में एटी रखना है, मुझे सवाल में ए का बचा हुआ अमाउंट रखना है। सर वो पी नॉट माइनस एक्स होगा, एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू और निकाल लीजिए, तो यह आ जाएगा पी नॉट माइनस पीटी प्लस पी नॉट, दैट इज 2 पी नॉट माइनस। खत्म हो गया सर। अब बताइए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो रेट कांस्टेंट है k विच इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल तो p नॉट था डिवाइडेड बाय pt जो कि हमारा 2 p नॉट माइनस pt बराबर होगा। यानी ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी a नॉट है, दिस इज a नॉट यानी a का इनिशियल, और ये है a का बचा हुआ प्रेशर दैट इज 80, जिसको आप यहां पर कैसे डिफाइन कर रहे हैं? p नॉट माइनस एक्स। आप समझिए मेरी आंखें सिर्फ
ए के इनिशियल और बचे हुए को ढूंढेंगी। आपको सवाल में जो बकवास करनी है आप कर लीजिए, मैं ए का इनिशियल ढूंढ के निकालूंगा और ए का बचा हुआ ढूंढ के निकालूंगा। चलिए एक और केस ले लेते हैं, ये केस ले लेते हैं। इस बार वो क्या कह रहा है, इस बार वो कह रहा है कि फिर वही रिएक्शन है, ए जो है वो बी और सी में ब्रेक कर रहा है। चलिए ठीक है, जीरो टाइम पर इसका प्रेशर पी नॉट है, ये 0 0 है, फिर ये पी नॉट में से कुछ घट जाएगा, ये एक्स और एक्स बन जाएंगे, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसको जीरो मान लेते हैं। लॉन्ग टाइम में तुम्हें अभी बताया खत्म तो रिएक्शन कभी नहीं होगी, यानी इसका प्रेशर कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट मींस इतना कम हो चुका है कि आप इसके प्रेशर को जीरो मान लीजिए, और जैसे ही आप इसके प्रेशर को जीरो मानेंगे वो अपना सारा प्रेशर बी और सी को ट्रांसफर कर चुका होगा, यानी बी और सी के प्रेशर अब पी नॉट पी नॉट। क्लियर है ये? अब बताइए सवाल में क्या दे रखा है, दिस इज टी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज टी इज इक्वल टू टी एंड दिस इज टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब बताइए क्या क्या दे रखा है सर, जीरो टाइम का जो प्रेशर है, इनफाइनाइट टाइम का जो प्रेशर वो पी इन्फिनिटी। तुम्हारे हिसाब से इन्फिनिटी टाइम का प्रेशर क्या होना चाहिए, जरा जल्दी से बताइए। हमारे हिसाब से इन्फिनिटी टाइम का प्रेशर जीरो प्लस पी नॉट होना चाहिए हमारे हिसाब से, और वो सवाल में कितना दे रखा है, वो सवाल में पी इन्फिनिटी दे रखा है, तो दैट मींस 2 p नॉट इज इक्वल टू पी इन्फिनिटी। अरे वाह, इससे पी नॉट की वैल्यू आ गई पी इन्फिनिटी बाई 2। अरे तुम्हें पी नॉट क्यों चाहिए? चाहिए मुझे ए का इनिशियल प्रेशर पी नॉट चाहिए, और मुझे पी नॉट, मेरी आंखें सिर्फ दो चीजें ढूंढती हैं, एक ए का इनिशियल और एक ए का बचा हुआ। इनिशियल मुझे मिल गया, बचा हुआ कहां से मिलेगा सर, वो एक्स निकाल के देगा। कैसे सर, इन तीनों को जोड़ते हैं और वो पीटी के बराबर होगा। इन तीनों को जोड़कर आप इसको रिलेट कर दीजिए, यानी कहने का मतलब तीनों को जोड़ने से क्या बनेगा, पी नॉट प्लस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू पीटी। पी नॉट की जगह क्या रख सकते हैं, पी इंफिनिटी बाई 2, उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, खत्म हो गया सवाल। यानी कि एक्स नॉट की जगह आ गया पी इंफिनिटी बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू पीटी। इससे क्या निकल के आया, इससे एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई पीटी माइनस पी इंफिनिटी बाय 2। लेकिन सर मुझे x नहीं चाहिए, मुझे p नॉट माइनस एक्स चाहिए, तो यहां से p नॉट माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं। p नॉट माइनस एक्स हो गया p इंफिनिटी बाई 2 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है pt प्लस p इंफिनिटी बाय 2। अल्टीमेटली दिस इज p इंफिनिटी माइनस, समझिए क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं तो इट विल बी 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कितना था p इंफिनिटी बाई 2, और बचा हुआ कितना है 2 इंटू पी इंफिनिटी माइनस पीटी। एक बार ये कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, फाइनली रेट कांस्टेंट की वैल्यू। यानी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि वो अलग अलग फॉर्म में तुम्हें सवाल पूछेगा, उन फॉर्म्स में तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि सर मुझे सिर्फ ए का रिएक्टेंट का इनिशियल और रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट बता दीजिए बस। अब आपको जो देना देते रहिए, मेरी आंखें सिर्फ रिएक्टेंट का इनिशियल और रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट ही ढूंढेंगे। चलिए एक केस और ले लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट केस में कह रहे हैं कि यार देखिए टोटल प्रेशर बी और सी का दे रखा है, बिल्कुल वैसा ही है केस यार, कुछ नहीं करना है। ए जो है वो बी और सी में टूट रहा है, इसका T इज इक्वल टू 0 पर प्रेशर P नॉट ले लेते हैं, ये दोनों 0 हो गए। T इज इक्वल टू T पर प्रेशर P नॉट माइनस एक्स, ये दोनों x और x हो गए। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0, ये दोनों P नॉट हो गए। अब बताइए क्या दे रखा है सर, सब कुछ दे रखा है। T टाइम के बाद टोटल प्रेशर दे रखा है, हाँ दे रखा है, टी टाइम के बाद टोटल प्रेशर, इसको पीटी से इक्वेट कर देंगे। और बी और सी का टोटल प्रेशर दे रखा है इनफाइनाइट टाइम के बाद, बी और सी का टोटल प्रेशर इनफाइनाइट टाइम के बाद दे रखा है सर, वो 2 पी नॉट के बराबर होगा। इससे पी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, पी नॉट माइनस एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर से वही के का एक्सप्रेशन बना देंगे, कुछ भी नया नहीं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो केस बन रहा है वो ये, अगर मुझे मान लीजिए, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार मुझे रिएक्शन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं, तो सब लोग इस बात को याद कर ले, अगर तुम्हें रिएक्शन गिवन नहीं लेकिन आपको 3 वैल्यूज गिवन है, कौन कौन सी, एक ऐसी प्रॉपर्टी की जो पूरे कंटेनर की प्रॉपर्टी है, पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी है, जैसे यहां पर प्रेशर, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी है, अगर उसकी 3 वैल्यूज गिवन हो, एक 0 टाइम वाली, एक टी टाइम की वाली और एक इंफिनिटी टाइम की वाली, आप आंख बंद करके कोई मैकेनिज्म नहीं लगानी, कोई रिएक्शन नहीं लिखनी, कोई पी नॉट माइनस एक्स, पी नॉट माइनस 2x नहीं करना, सीधे सीधे आंसर याद करना है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ x इंफिनिटी माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय x इंफिनिटी माइनस एक्स टी। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे, आंख बंद करके ये आंसर लिख के चले आएंगे। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे कंटेनर की प्रॉपर्टी है, जैसे यहां पर आपने प्रेशर की बात की है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसके प्रेशर की 3 वैल्यूज गिवन है, 0, t
टी और इंफिनिटी वाली, आप आंख बंद करके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। हमने यहां पर एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया, वेयर एक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द होल सिस्टम। ये एक्स एक होल सिस्टम की प्रॉपर्टी है, जैसे यहां पर प्रेशर दिया गया, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपको डिफाइन की गई है जिसकी तीन वैल्यूज गिवन है, 0 टी और इंफिनिटी वाली, तो मस्त एकदम आंसर लिख के आओ, एक्स इंफिनिटी माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स इंफिनिटी माइनस एक्स टी, दैट विल बी द रेट कांस्टेंट। इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं। सर इससे पहले तो आपको रिएक्टेंट्स की जरूरत, रिएक्शन की जरूरत पड़ती थी। देखिए ना, अगर आप रिएक्शन चेंज कर देंगे, यहां पर आपने 2 लगा दिया तो यहां 2x हो जाएगा, सारा आंसर बदल जाएगा। बिल्कुल, वहां पर रिएक्शन किस लिए जरूरत है? क्योंकि वहां पर मुझे कॉमन प्रॉपर्टी की तीन वैल्यूज गिवन नहीं। इस सवाल में, यानी कि इस तरह के केसेस में जिसमें मुझे कॉमन प्रॉपर्टी की तीन वैल्यूज गिवन होती हैं, मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता, बिल्कुल इस रिएक्शन से मुझे मतलब नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द रिएक्शन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, एनीथिंग, if you have three values of this common property x, the answer will be x infinity minus x naught upon x infinity minus xt। और इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी तुम्हें दिखा सकते हैं, वो ये एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर, और तुम सब समझ रहे होगे, ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का भी एक एग्जांपल, दिस इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर के बारे में भी तुम सब जानते हो, सुक्रोज जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट फ्रक्टोज हमारा लीवो रोटेटरी होता है। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऑप्टिकल रोटेशंस के बारे में आइडिया दिया जा रहा है, एक आदमी रोटेट करता है, एक आदमी एंटी क्लॉक रोटेट करता है, वगैरह वगैरह। उस केस में आप देखिए, मुझे रिएक्शन नहीं आती, मुझे क्या दे रखा है कि भाई ऐसा है, एक आदमी है, वो आदमी डिसोसिएट कर रहा है, डिसोसिएट करके वो ऑप्टिकल रोटेशंस के बारे में बातें कर रहा है। आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि 0 टाइम पर रोटेशन क्या है, टी टाइम के बाद रोटेशन क्या है और इंफिनिटी टाइम के बाद रोटेशन क्या है, तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मुझे आपने तीन वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन आर इंफिनिटी माइनस आर टी से कैलकुलेट किया जाएगा। मुझे इसके अलावा कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे हुआ, कहां से आया, क्योंकि हर डेरिवेशन के बाद एक जनरल एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर किसी भी कॉमन प्रॉपर्टी की तीन वैल्यूज गिवन होती हैं, 0 टी और इंफिनिटी वाली, आप बिल्कुल बिना दिमाग लगाए आंसर लिख सकते हैं, आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन आर इंफिनिटी माइनस आर टी। सारी वैल्यू सवाल में गिवन होंगी, डायरेक्टली पुट करके आप फर्स्ट ऑर्डर कैंडिडेट्स का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, उसके बाद हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ ln2 बाय के होती है। क्लियर है? यानी रिएक्शंस की जरूरत तब पड़ेगी जब आपको तीन वैल्यूज गिवन नहीं होंगी। अगर तीन वैल्यूज गिवन है, 0 टाइम, टी टाइम और इंफिनिटी वाली, तो आपको रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी आंसर पता होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो आंसर एक्स इंफिनिटी माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स इंफिनिटी माइनस एक्स टी से ही निकाला जाएगा। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस बनता है इसका पैरेलल रिएक्शंस का। हमने देखा है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कॉम्प्लेक्स केसेस में आता है, और इन कॉम्प्लेक्स केसेस में आप एक रिएक्टेंट को दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट में ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जो केस आपके सामने है, इस केस के बारे में जो फटाफट डिस्कशन किया जा सकता है वो ये है कि जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है, हम सब जानते हैं ओवरऑल रेट कांस्टेंट जिसको आप के नेट कह रहे हैं, वो K1 प्लस K2 प्लस K3 से निकाला जाता। यानी ये कंफर्म हो गया, अगर ये 3 स्टेप होते, 4 स्टेप होते, तो द ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज ऑलवेज समेशन ऑफ Ki। सिमिलरली अगर आप बी और सी के मोलर रेशो की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर टाइम के बाद बी और सी का जो मोलर रेशो होगा वो K1 बाय K2 से कैलकुलेट किया जाएगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे ध्यान रखनी, समझिए। यानी मुझे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट समझ में आता है वो ये कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में अगर आपने किसी पैरेलल रिएक्शन की बात की है या साइमल्टेनियस रिएक्शन की बात की है, तो इस साइमल्टेनियस रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है वो मुझे याद रखना है। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके मोलर रेशोज के बारे में मुझे आइडिया रखना है, और साथ ही साथ मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जो बी और सी बनेंगे उनका अमाउंट कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर आप इस रिएक्शन को देख रहे हैं, तो इस रिएक्शन का जो डिफरेंशियल रेट लॉ होगा वो होगा माइनस DA बाई DT, दिस इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू ए। समझिए बात, दिस इज माई डिफरेंशियल रेट लॉ, और इस डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेट करके आपको AT की वैल्यू A0 इंटू ई रेस पर माइनस K1 प्लस K2T से देखने को मिलेगी। एंड व्हाट इज AT? AT इज द लेफ्ट अमाउंट। व्हाट इज A0 माइनस AT? A0 माइनस AT इज द कंज्यूम्ड अमाउंट। A0 माइनस AT इज द कंज्यूम्ड अमाउंट। ये कंजम्पशन किसमें हुआ?
सर ये कंजम्पशन बी और सी के पास चला गया, किस रेशो में चला गया? सर वो रेशो K1/K2 है। तो क्या ये पढ़ा नहीं तुमने, किसी एक अमाउंट को K1:K2 में बांट दो? बिल्कुल बांट सकते हैं। A0 - 80 वो कंज्यूम्ड अमाउंट है जिसको K1K2 में बांटना है। सर बड़ा आसान है, मैं तो अब ये भी बता सकता हूं कि बी को कितना मिला और सी को कितना मिला। बी को मिला वो अमाउंट जो बढ़ गया, वो है A0 - 80। व्हाट इज A0 - 80? 80 की ये वैल्यू रख देते हैं, 1 - e⁻ K1 + K2t। किस रेशो में बांटना है? सर K1:K2 में बांटना है। तो A को कितना मिलेगा? K1/K1 + K2। सिमिलरली अगर C का अमाउंट लिखते हैं तो कितना मिलेगा? सर दिस इज A0, 1 - e⁻ K1 + K2t। T को मिलेगा K2/K1 + इतनी इंफॉर्मेशन मुझे ध्यान रखनी चाहिए पैरेलल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें एक आदमी एक से ज्यादा लोगों में डिसोसिएट कर रहा है। तो जब एक आदमी एक से ज्यादा लोगों में साइमल्टेनियसली ब्रेक करे, तो जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है वो हमेशा सिग्मा के से निकाला जाएगा। बी और सी का मोलर रेशो वो बी और सी की स्टोइचियोमेट्री डिसाइड करेगी। अगर यहां स्टोइचियोमेट्री ए और बी होती तो उस केस में इसका रेशो A_K1/B_K2 से निकाला जाता। इफ इट इज ए और बी, सपोज यहां 2 और 3 होता तो इट विल बी 2K1/3K2। समझो, इस बात को सब लोग याद रखेंगे क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है और हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पैरेलल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएक्टेंट एक से ज्यादा लोगों में ब्रेक करेगा। अब पॉसिबिलिटीज क्या है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट साइड में एक सेम, मतलब जनरल बात कर लेते हैं, तो अगर प्रोडक्ट साइड में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी दे रखे हैं तो ऐसे में सर एक जनरल बात करते हैं, ओवरऑल रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बी और सी का मोलर रेशो चेंज कर जाएगा। अब वो मोलर रेशो A_K1/B_K2 से निकाला जाएगा, और जब ये A_K1/B_K2 से निकाला जाएगा तो इस खर्चे का जो अमाउंट है, जो खर्च हुआ, उसको A_K1 और B_K2 में बांटना है। तो यहां A_K1/B_K1 प्लस, समझ रहे बात को? यानी अब जो रेशो है, जिस रेशो में आपको बचा खर्च वाला अमाउंट बांटना है, वो A_K1/B_K2 से निकाल लिया जाएगा। यानी A_K1:B_K2 में आप किसी खर्चे को बांट दीजिए। अब बांट देंगे, खत्म हो गया। क्लियर है? यानी अगर यहां पर A_K1/B_K2 है तो ऊपर आ जाएगा A_K1, नीचे आ जाएगा A_K1 + B_K2, यहां B_K2, A_K1 + B_K2। यानी अब आपको B और C का जो मोलर रेशो है वो इस रेशो में बांटना है। अब वो रेशो आपको जब पता चल जाएगा तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ पैरेलल रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स केस है वो है सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन में बोला क्या जाता है कि एक आदमी, जनरली ये बैक्टीरियल डिसइंटीग्रेशन में या कॉलोनीज के केस में, एक आदमी एक बैक्टीरिया एक कॉलोनी बना रहा है, फिर और कॉलोनी, वायरस डिसइंटीग्रेशन जो होते हैं उसमें ए जो है वो बी में जा रहा है, बी जो है वो सी में जा रहा है। यानी फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, सेकंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है। तो इसमें मुझे जो ध्यान रखना है वो ये कि ए का अमाउंट आप पर्टिकुलर टाइम के बाद कैसे निकालेंगे, बी का अमाउंट पर्टिकुलर टाइम बाद कैसे निकालेंगे, और ये डिफरेंशियल रेट लॉ से बनाया जा सकता है क्योंकि सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। कैसे? सर ए का अमाउंट निकालने के लिए ए के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना पड़ेगा, और ए का डिफरेंशियल रेट लॉ तो -dA/dt = K1A से निकाला जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ करना नहीं, मुझे बी से कोई लेना देना नहीं, मुझे K2 से कोई मतलब ही नहीं है। सर ए बी में जा रहा है, बात खत्म, उसका ये और इस डिफरेंशियल रेट लॉ का इंटीग्रेशन दुनिया जानती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से यही होता है, बचपन से करते चले आ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा। ठीक, अच्छा दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात कह रहा है कि यार बी से सी का, बी का अमाउंट कैसे निकालेंगे? हमने कहा बी का डिफरेंशियल रेट लॉ लिख दो, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए बी के लिए लिख देते हैं। अब देखना थोड़ा सा दिमाग लगा के, जो बी का डिफरेंशियल रेट लॉ बनेगा वो बनेगा dB/dt विच इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा? उधर से बन रहा है, दैट इज प्लस में जो dB/dt आएगा वो प्लस में कितना आ जाएगा? वो आ रहा है K1A, और खर्च भी हो रहा है K2B के हिसाब। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप बी का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो बी का अमाउंट ये निकल आए। बी का अमाउंट कम मैक्सिमम होगा तो dB/dt को जीरो कर देना। ये सब तो गणित के स्टूडेंट हो, इसको dB/dt = 0 करके टी का अमाउंट निकालना जो मैक्सिमम, और सबसे ज्यादा उम्मीद बनती है इसी फॉर्मूले पर सवाल आने की। इसलिए मेरा सजेशन है सब लोग इस फॉर्मूले को तो जरूर याद करें। किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, सीक्वेंशियल रिएक्शन में बीच वाले आदमी का अमाउंट मैक्सिमम किस टाइम पर होगा, वो अमाउंट, वो टाइम 1/T1, 1/K1 - K2 ln K1/K2 से कैलकुलेट किया जाता है। और वो मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा तो टी की वैल्यू वापस पुट कर देना। तुमने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है ना यार, तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं आप? सबसे पहले उसको dx/dt करके 0 से इक्वेट कर देते हैं, टी की वैल्यू आ जाती है, उसको वापस पुट करके उसका मैक्सिमम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो वो जो टी की वैल्यू आ रही है, इसको दोबारा यहां पुट करके आप इसका मैक्सिमम अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो ये निकल के आता है।
वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और सी की जो वैल्यू है वो कैसे निकाली जाएगी, सी के लिए भी डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा जाएगा, और सी का डिफरेंशियल रेट लॉ तो बहुत ही सीधा है। सी सिर्फ बन रहा है, और वो भी किस स्पीड से बन रहा है, के टू बी के हिसाब से। नाउ यू हैव थ्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट इसको सॉल्व करो, ए का अमाउंट आएगा, इसको सॉल्व करो, बी का अमाउंट आएगा, इसको सॉल्व करो, सी का अमाउंट आएगा। बी की वैल्यू जो आप निकाल चुके हैं वो यहां पुट कर दीजिएगा, इंटीग्रेट करिए, सी का अमाउंट आ जाएगा। वो अमाउंट कितना निकल के आएगा, वो ये निकल के आएगा। मेंस लेवल पर जहां तक समझ में आता है शायद इतने बड़े फॉर्मूलों पे सवाल ना पूछा जाए, क्योंकि अब तक तो पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये है कि अगर आप हर लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये इक्वेशंस ध्यान रखनी चाहिए। जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीद लगती है टी मैक्स पर सवाल बनने की, वो टाइम क्या है जिसमें बीच वाले आदमी का अमाउंट मैक्सिमम देखने को मिलता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा अच्छा फैक्टर है, दैट इज आर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी, जो कि रिएक्शन के रेट को टेम्परेचर के साथ लिंक करती है। तो सब लोगों ने जब आर्हेनियस से ये पूछा कि किसी भी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता, तो उसने ऐसे चलते चलते ये बात बोल दी कि रिएक्शन का टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री बढ़ा दें तो उसका जो नया रेट होगा वो उसके पुराने वाले रेट से 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, एंड दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट का नाम दिया जाता। और ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसको यूज करने से हमारे सवाल भी बनाए जा सकते हैं। कैसे, जो नया रेट कांस्टेंट होगा, सब लोग इसको याद रखेंगे, के न्यू जो होगा वो के ओल्ड के साथ टेम्परेचर कोफिशिएंट की पावर में डेल्टा टी बाई 10 से सॉल्व किया जा सकता है। आप समझिएगा जरा बात को, हर 10 डिग्री पर जो रेट नया बनेगा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट जितना बढ़ जाएगा, दुगना तिगुना, यानी अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू सपोज 2 दे रखी है तो 10 डिग्री के चेंज पर दो दो गुने का चेंज होता चला जाएगा। तो आपका जो नया रेट होगा वो पुराने वाले रेट से इस तरह से डिराइव करके निकाला जाएगा। यानी अगर टेम्परेचर में चेंज आपको सवाल में दे दिया जाए, 20 डिग्री पर रेट 25 है, 50 डिग्री पर रेट कैलकुलेट करो, तो 20 से 50 का जो डेल्टा है उसको 10 से डिवाइड करके आपको यह पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की पावर में क्या चढ़ाना है, ताकि आपको नया रेट कैलकुलेट करने को मिल जाए विद द हेल्प ऑफ ओल्ड रेट। यानी नए रेट को कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ ओल्ड रेट, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट आल्सो, दिस इज द यूनिक फॉर्मूला जिस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सो अगर आपको कभी भी टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि नया रेट क्या होगा 50 डिग्री के चेंज पर, तो आप यहां 50 पुट करके बढ़िया टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर पावर चढ़ाकर यह काम कर सकते हैं। तो सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, आर्हेनियस की कोलिजन थ्योरी में जो एक बड़ा सा इक्वेशन आता है वो तो सारे बच्चे याद करके जाते हैं, बस टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले से के ऊपर जो न्यूमेरिकल बन सकता है वो हम कभी भी सोच के नहीं जाते। तो सब लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली बात को भी ध्यान रखेंगे, इस पर भी एक सवाल बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सवाल में टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन होना चाहिए। बिकॉज आर्हेनियस ने यह नहीं बताया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 होगी, उसने क्या बताया, लगभग 2 से 3 के आसपास होगी, 2 से 3 के बीच में। अरे ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, इसलिए आपको सवाल में टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू गिवन होनी चाहिए। क्लियर है ये? चलिए और आगे बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये बताइए, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है के इंटू ए इंटू ई रेस पर माइनस ए बाई आर टी, जो के की वैल्यू है, इसमें ए क्या है? तो ए हमारा आर्हेनियस फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जो कि इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम से निकाला भी जा सकता है। वो जो ए है, साथ में जो ई है, वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एक, मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है इट शुड बी इफेक्टिव, कोलिजन हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये दो लोग आपस में प्रोडक्ट बना सकते हैं क्योंकि ये टक्कर मार रहे हैं, तो ये गलत बात बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये टक्कर इफेक्टिव नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी ये दो लोग अगर एक दूसरे को छू के निकल गए तो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, चाहे इनकी एनर्जी कितनी भी ज्यादा क्यों ना। समझो क्या मतलब हुआ? सर कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, ये बात तो सही है, यानी इन दोनों को इफेक्टिवली कोलाइड करना चाहिए। दूसरी बात, सर कोलिजन अगर इफेक्टिव हुआ तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। उसके लिए जब ये टक्कर मारे तो इनके पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए जो थ्रेशोल्ड बैरियर को ये क्रॉस कर सके। यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उनको हेड ऑन कोलिजन भी मारना है, साथ ही साथ इतनी एनर्जी के साथ मारना है ताकि एक्टिवेशन का जो बैरियर है, जो थ्रेशोल्ड बैरियर है, उसको आप क्रॉस कर सके। जब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं होती तो आपको उनको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्शन है जिसमें ये सीन दिखाया जा रहा है, अब आप खुद सोचिए, ये रिएक्टेंट है, ये आपका थ्रेशोल्ड बैरियर, ये थ्रेशोल्ड बैरियर है जिसको क्रॉस करना जरूरी,
जब तक आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे तब तक ये लोग यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब बताइए क्या इनके पास इतनी एनर्जी है? नहीं है। तो क्या करें सर, इनको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिएगा। अगर आप इनको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये आगे चले जाएंगे। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? एंड दैट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ये है मेरी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की। यानी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को बैरियर को क्रॉस करने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। सर ये एक्टिवेशन एनर्जी आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। उनमें से जो पहला तरीका दिखाई देता है वो बहुत सीधा सा तरीका है। वो है आप इस इक्वेशन को, जो भी आपने इक्वेशन लिखी उसके कर्व से ये काम निकाल सकते हैं। यानी अगर आपकी के की वैल्यू a इंटू ई रेस पर माइनस ई ए बाय आर टी के बराबर है, तो अगर आप दोनों साइड लॉग ले लें तो इट विल बी लॉग के विच इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 0.303 आर 1/t। ये आपका एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन को देख के लगता है कि लॉग के और 1/t का जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप माइनस ई ए बाय 2.303 आर के बराबर होगा। तो अगर आपको कभी कभी भी सवाल में लॉग के और 1/t का कर्व दिया जाए, उसका स्लोप दिया जाए, तो आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको स्लोप से इक्वेट कर दीजिए। अगर वो कर्व लॉग के की जगह एल एन के बीच में बनाया गया, ये भी ध्यान रखना, अगर एल एन के का कर्व है दैट इज एल एन के और 1/t का कर्व है, तो जो स्लोप निकल के आएगा वो दैट विल बी माइनस ई ए बाय आर। वो जो स्लोप होगा वो माइनस ई ए बाय आर के बराबर होगा। अगर आप दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लेंगे तो इट विल बी ओनली क्या बचेगा, ये ई ए बाय आर 1/t। समझ लो बात को? यानी कहने का मतलब एल एन के 1/t के कर्व का स्लोप माइनस ई ए बाय आर और लॉग के 1/t के कर्व का स्लोप माइनस ई ए बाय 2.303 आर। सवाल में स्लोप दे दिया जाएगा, काम चल जाएगा, क्योंकि वहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर अगर मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाए। T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। तो ऐसे में आप इस एक्सप्रेशन को भी यूज करके, जो यहीं से निकल के आया, आप समझ रहे हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर पर इसको अज्यूम करिए K1 K2, आप दोनों को सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया, इस एक्सप्रेशन से भी एक अननोन फैक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो लॉग के और 1/t का कर्व या ln के और 1/t का कर्व दे दिया जाए और उसका स्लोप दे दिया जाए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आप अलग अलग टेम्परेचर्स पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दीजिए, मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर है? और आगे बढ़ते, नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है इसी के अंदर, वो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैकेनिज्म वेरिफिकेशन का, जो इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन। सर मैकेनिज्म को कैसे वेरीफाई किया जाता है? आप समझिए इस बात को, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके एक से ज्यादा मैकेनिज्म्स प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, सपोज कैनिजारो रिएक्शन, तो सर कैनिजारो रिएक्शन में हम डब्बे के अंदर तो बैठे नहीं है, हमें क्या पता रिएक्शन में कौन चल रहा है, कौन पहले बन रहा है, कौन बाद में रिएक्ट कर रहा है, किस तरह की रिएक्शन हो रही है, मुझे नहीं समझ में आता। तो ऐसे में जो साइंटिस्ट होते हैं, वो जो केमिस्ट होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की मैकेनिज्म को प्रिडिक्ट करते हैं। अब आपके ऊपर ये बात आती है कि जिन जो दो लोगों ने मैकेनिज्म आपको दी है उस रिएक्शन की, उनमें सही कौन सी? तो सही डिसाइड करने का सहारा मुझे काइनेटिक्स से मिलता है। कैसे? काइनेटिक्स ये कहती है कि आप दोनों अपनी अपनी रिएक्शंस की मैकेनिज्म मुझे दे दीजिए, जो मैकेनिज्म मेरे पास आई उस मैकेनिज्म को मैं वेरीफाई करूंगा विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक्स। जिसकी भी मैकेनिज्म वेरीफाइड होगी मैं उसको सही मान लूंगा। अब ये वेरिफिकेशन कैसे किया जाए? जिस रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं उसका एक प्रैक्टिकल डिफरेंशियल रेट लॉ मुझे पहले से पता है। प्रैक्टिकल मतलब समझ रहे हो, हम एक्सपेरिमेंटल डिफरेंशियल रेट लॉ पहले से जानते हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कम ज्यादा करने से रेट पर क्या असर पड़ता है। वो लॉ मुझे पहले से पता है, दैट वाज एक्सपेरिमेंटल। मैंने बताया था आप एक्सपेरिमेंटल लॉज के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। यानी जो भी डिफरेंशियल रेट लॉ है वो डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली मुझे पता है। लेकिन जो मैकेनिज्म मेरे हाथ में आई है उस मैकेनिज्म से भी मैं उस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ बना सकता हूं, अगर वो डिफरेंशियल रेट लॉ जो मैकेनिज्म से मैंने बनाया वो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को मैच कर गया तो मैकेनिज्म को सही माना जाएगा, अदरवाइज मैकेनिज्म को गलत माना जाएगा। सर एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ तो एक्सपेरिमेंट से निकाला जाएगा, वो तो आप मुझे सवाल में दे दीजिएगा। मैं आपको मैकेनिज्म दे देता हूं, आप बताइए लॉ कैसे बनता है। तो ये आपकी एक एग्जांपल है, 2O3 gives 3O2, इट इज द नेट रिएक्शन। और अगर ये नेट रिएक्शन है जिसके दो स्टेप्स दिए गए हैं, जिसका पहला स्टेप इक्विलिब्रियम स्टेप है और दूसरा स्टेप मेरा स्लो स्टेप दिया गया। अब वो ये पूछना चाहता है कि ये बताइए इस रिएक्शन का रेट कैसे गवर्न करेंगे। तो मैं कई बार बता चुका हूं, फिर ये बात बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो सबसे पहले स्लोएस्ट स्टेप ही डिसाइड करता है। इसका एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, बहुत सीधी सी बात है। अगर कोई कंपनी सपोज साइकिल बनाती, ठीक है, अब उस साइकिल में हैंडल्स भी बनते हैं, आप
हैंडल्स के साथ सीट्स भी बनती हैं और पहिए भी बनते हैं, व्हील्स भी बनते हैं। ठीक, अब मान लीजिए उस साइकिल के फैक्ट्री में बीच में शोरूम है और उसके चारों तरफ ये 3 कमरे हैं जिसमें हैंडल्स बनते हैं, सीट्स बनती हैं और पहिए बनते हैं। सपोज इन तीनों के मिलने से साइकिल तैयार हो जाती है। ठीक, अब अगर मैं उस साइकिल की फैक्ट्री में विजिट करूं और मैं सबसे पहले हैंडल वाले आदमी से मिलूं और उससे पूछूं, हाँ भाई तुम एक दिन में कितने हैंडल्स बनाते हो, तो वो जवाब दे रहा है, मान लीजिए सर मैं एक दिन में 50 हैंडल बनाता हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैं गद्दी वाले के पास गया, मैंने कहा तुम एक दिन में कितने सीट्स बनाते हो, वो कह रहा मैं एक दिन में 100 सीट्स बना लेता हूं। मैंने कहा अरे वाह मजा आ गया। फिर मैं पहिए वाले के पास गया, पहिए वाले ने बोला कि भाई मैं एक दिन में 1000 व्हील्स तैयार कर लेता हूं। अब आप खुद सोचिए, वो आदमी जो पहला वाला आदमी था, वो आदमी एक दिन में 20 हैंडल्स बनाता था। जो गद्दियों वाला आदमी था वो 50 गद्दी बनाता था। पहिए वाला आदमी 500 पहिए बनाता था। साइकिल कितनी बनेगी जब आप फैक्ट्री को रात में बंद करेंगे? साइकिल तो सर 20 ही बनेगी, बिना हैंडल के थोड़ा ना कोई साइकिल बन जाएगी। यानी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको किसने डिसाइड किया? जो स्लोएस्ट प्रोडक्शन है। स्लोएस्ट प्रोडक्शन किसका है? हैंडल्स का। अब अगर आप नेक्स्ट डे गए और हैंडल 20 की जगह 21 बन गए तो साइकिल भी 21 बनेगी, 22 बन गए साइकिल भी 22 बनेगी। लेकिन पहिए अगर 500 की जगह 1000 बन जाएंगे तो साइकिल के अमाउंट पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कहना यह चाह रहा हूं जो किसी भी रिएक्शन जो कि नेट रिएक्शन है, अगर उसके मल्टी स्टेप्स हैं तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो जिस रेट से वो चल रहा है उसी रेट से नेट रिएक्शन चल रही है। साइकिल उतनी ही बनती है जितने हैंडल बनते हैं। हैंडल कम साइकिल कम, हैंडल ज्यादा साइकिल ज्यादा। सो अल्टीमेटली द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हैंडल्स। यानी अगर किसी रिएक्शन को अगर आप देखें, किसी नेट रिएक्शन को अगर आप देखें, तो इस नेट रिएक्शन में जो स्लोएस्ट प्रोडक्शन है इसका, वो स्लोएस्ट स्टेप का जो भी रेट होगा वही इस नेट रिएक्शन का भी रेट माना जाएगा। तो मैंने इस स्लोएस्ट स्टेप का रेट लिख दिया। सर ये तो एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री का रेट तो लिख ही सकते हो बिना पावर वावर के झंझट के। हाँ ये देखिए, रेट इज इक्वल टू ये। सर ये आपने 1 1 कैसे लगा दिया? क्योंकि यहां 1 1 है। अभी तो आप कह रहे थे 1 1 से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप। अरे इंडिविजुअल स्टेप तो एलिमेंट्री होंगे, यानी यहां पावर चढ़ गई। So this is the rate of the slow step and this will be the rate of the net reaction। बात खत्म। चलिए 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 ना, रुको सर, ये नेट रिएक्शन का रेट नहीं हो सकता। रेट तो सेम है लेकिन डिफरेंशियल रेट लॉ जो आपने इस स्लो स्टेप का लिखा है वो नेट रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंशियल रेट लॉ की डेफिनेशन बताई गई थी कि डिफरेंशियल रेट लॉ एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स, रिएक्शन के रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स नजर आने चाहिए। कोई भी ऐसा आदमी नजर नहीं आना चाहिए जो नेट रिएक्शन में नहीं। समझिए, मैंने कहा अरे यार ये जो O है ये तो नेट रिएक्शन में नहीं है, दिस इज इंटरमीडिएट। तो क्या करें? साइकिल का रेट सेम है, इफ इट इज 50 द रेट ऑफ द नेट रिएक्शन विल बी 50। समझो, बिकॉज स्लो स्टेप का रेट नेट रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। बट द एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट। आपको एक्सप्रेशन सही करना पड़ेगा, उसमें उस आदमी को एलिमिनेट करना पड़ेगा जो आपके नेट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं। और नेट रिएक्शन में इन्वॉल्व कौन नहीं है? सर O। तो O को कैसे एलिमिनेट करें? इक्विलिब्रियम स्टेप। इस इक्विलिब्रियम स्टेप से आप O की वैल्यू निकालिए और उस O की वैल्यू को वापस यहां पुट करके नेट रेट लॉ तैयार कर लीजिए। ये देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। दिस इज सपोज K1 एंड दिस इज सपोज K2। kf की वैल्यू kf K1 by K2 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू O2 into O upon O3। याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका? क्या चीज पसंद नहीं है आपको? O, तो ये लीजिए O की वैल्यू आ गई और इस एक O की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी, खत्म हो गया। जब आप O की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपको नेट डिफरेंशियल रेट लॉ तैयार मिलेगा एंड दिस इज द नेट ओवरऑल डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। समझिए, यानी जब कभी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हर साल की कहानी है, हर साल कम से कम मेंस लेवल पर तो ये बार बार पूछा ही जाता है कि जब कभी भी कोई रिएक्शन दी जाए और आप उसके स्टेप्स दे दें जिसमें स्लो स्टेप गिवन हो, तो आप किस तरह से उस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ तैयार करते हैं, उसका ऑर्डर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, मैकेनिज्म का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। उसका सबसे सीधा तरीका, स्लो स्टेप को पकड़कर रेट लॉ लिख दो। फिर जो आदमी आपको पसंद नहीं है, कौन नहीं पसंद है? जो इंटरमीडिएट है, जो नेट रिएक्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, आप उसको इक्विलिब्रियम स्टेप से उसकी वैल्यू निकालिए और ऊपर दोबारा पुट करके डिफरेंशियल रेट लॉ तैयार कर दीजिए एंड दिस इज मैकेनिज्म वेरिफिकेशन। जो लॉ आपने बनाया, अगर ये लॉ उस एक्सपेरिमेंटल लॉ से मैच कर गया तो इस कन्वर्जन की मैकेनिज्म जो आपने प्रोवाइड की है वो सही मान ली जाएगी। यानी हमें दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, मैकेनिज्म सही है, लॉ बना के दिखा दो, लॉ बना दिया। अब मैकेनिज्म तो दे रखी है, बताओ ये मैकेनिज्म सही है कि नहीं, उसके लिए एक्सपेरिमेंटल लॉ वो सवाल में दे देगा, आप एक्चुअली लॉ निकालिएगा, इक्वेट करके देख लीजिएगा, अगर दोनों लॉज मैच करते हैं तो ये मैकेनिज्म सही मान ली जाएगी, अदरवाइज ये मैकेनिज्म गलत मान ली जाएगी। क्लियर है? तो मेरा जो मानना है वो यही है कि इस चैप्टर में इतनी इंफॉर्मेशन जो तुम्हें दी गई है, इस इंफॉर्मेशन को सही से अगर रिवाइज कर लिया जाए और रिवाइज करने के बाद इसको एक बार सही से समझ लिया जाए, ये सोच के कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स थी उसके केसेस को समझना,
मैंने सारे केस हो सकता ना कराए हो, कुछ केस मेरे रह गए हो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए केस कोई भी हो, सर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिड कैटलाइज, सर केन शुगर इन्वर्जन, कोई भी केस ले लीजिए, आंखें मेरी सिर्फ एक ही चीज ढूंढती हैं, मुझे रिएक्टेंट का इनिशियल और रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट ही चाहिए, बस किसी भी तरह से मुझे ये करके दिखा दीजिए, मेरा काम चल जाए। यही चीज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, जैसे आपने हाइड्रोलिसिस एस्टर पढ़ा था सर, उसमें देखने से ऐसा लगता है जैसे बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक आदमी एक्सेस में दिया जाता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन वक्त के साथ बदलती नहीं, तो धोखा देने वाली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मान ली जाती है। कहानी सेम है सर, यानी सब कुछ एक ही जैसा है। रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट और रिएक्टेंट के बचे हुए अमाउंट के बारे में सोचो और के का एक्सप्रेशन पुट करो, 2.303/T log A naught by AT, मेरा आंसर फटाक से निकला है। इसी तरह से पैरेलल रिएक्शंस के बारे में एक आइडिया मिल गया। पैरेलल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो ऐसे में ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या है, बी और सी के मोलर रेशोज और बी और सी के अमाउंट्स कैसे निकाले गए, ये आना चाहिए। सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में अगर डिस्कशन करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बीच वाला आदमी है उसका मैक्सिमम अमाउंट किस टाइम पर होगा, ए बी सी की वैल्यूज कैसे निकाली गई और उनके एक्सप्रेशंस को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर लास्ट पॉइंट जो मैकेनिज्म वेरिफिकेशन का है, इस पर भी सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। मैकेनिज्म आपको दे दी जाएगी, स्लो स्टेप पकड़िए, रेट लॉ लिख दीजिए, उस रेट लॉ के अंदर जो आदमी आपको पसंद ना हो, कौन, इंटरमीडिएट, उसको इक्विलिब्रियम स्टेप से उसकी वैल्यू निकालकर वहां पुट करके एलिमिनेट कर। तो आज हम काइनेटिक्स के बारे में इतना ही डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा अगली क्लास में, अगले लेक्चर में कुछ और भी माइंड मैप के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट, जम के कोशिश करो, कुछ ही समय बचा हुआ है, सारी चीजें कोशिश के ऊपर डिपेंड करेंगी। कोशिश में कमी रह गई तो सिर्फ अफसोस हाथ लगेगा, चाहे रिजल्ट कितना भी अच्छा क्यों ना आ जाए। समझो इस बात को, चाहे रिजल्ट कितना भी अच्छा क्यों ना आ जाए, अगर कोशिश की कमी है तो चाहे रिजल्ट कितना भी अच्छा क्यों ना आ जाए, आपको अफसोस जरूर होगा और उससे ज्यादा आपके पेरेंट्स। सब लोग जम के कोशिश करें। थैंक यू सो मच।